गांव में अनीता नाम की एक औरत अपने दो बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। अनीता की छोटी बहू शोभा घर के कामों के साथ साथ दुनियादारी में भी बहुत निपुण थी, जबकि दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहू चांदनी बहुत ही ज्यादा घमंडी और स्वार्थी थी। उसके पिता बहुत दौलतमंद थे, साथ ही उसका पति करण उसी के पिता के यहाँ नौकरी करता था, जिस वजह से चांदनी ने करण को पूरी तरह अपने काबू में कर रखा था। कुछ दिनों बाद चांदनी का जन्मदिन आता है। आज अपनी सहेलियों पर रौब जमाने का मेरे पास बहुत बढ़िया मौका है। आज मैं ऐसी अनोखी पार्टी दूंगी कि मेरी सभी सहेलियां मेरे कायल हो जाएंगी। फिर शाम होते ही चांदनी की सभी सहेलियां उसके घर पर आ जाती है। तभी चांदनी अपने कमरे में जाकर करण से कहती है, सुनो करण, मेरी सारी सहेलियां आ गई हैं। चलो ना, तुम उनके लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर आ जाओ ना। करण झिझकते हुए कहता है, अरे ये तुम क्या कह रही हो चांदनी? हमारे घर पर तो नौकरानी है, फिर तुम मुझसे काम क्यों करवाना चाहती हो? अगर मैं तुम्हारी सहेलियों की खातिरदारी करूंगा तो उनके सामने मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र है और मेरी इज्जत का क्या? मैंने अपनी सभी सहेलियों से कहा है कि मेरा पति मेरा गुलाम है और हमेशा मेरे काबू में रहता है। अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें 2 मिनट का समय देती हूँ, जल्दी जाओ, वरना मैं डैडी को फोन करके उनसे तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। और तुम्हें मेरे डैडी का गुस्सा तो अच्छी तरह से पता है ना? मरता क्या ना करता। करण के सामने कोई रास्ता नहीं था। बेचारा फौरन चांदनी की सहेलियों की खातिरदारी में लग जाता है। ये देखकर चांदनी की सभी सहेलियां उसकी तारीफ करने लगती है। वाह, क्या बात है चांदनी, तेरा पति तो किसी रॉबर्ट की तरह तेरी बातें मानता है। सच में मान गए तुझे। जितनी तारीफ तेरी की जाए उतनी कम है। हाँ चांदनी, तू तो बहुत होशियार है। जरा हमें भी तो अपना हुनर सिखा, ताकि हम सब भी अपने पतियों को इसी तरह काबू में कर सके। अरे इसमें सीखने सिखाने वाली क्या बात है? ये तो अपना अपना टैलेंट है। तभी चांदनी जानबूझकर शरबत का ग्लास अपने पैरों के पास गिरा देती है। ओ नहीं, मेरे सैंडल पर शरबत गिर गया, मेरी सैंडल खराब हो जाएगी। सुनो करण, जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ और मेरी सैंडल को साफ करो। करण का मन तो कर रहा था कि चांदनी का गला दबा दे, लेकिन बेचारा मजबूर था। वो पोछा लेकर चांदनी की सैंडल साफ करने लगता है। ये देखकर चांदनी बहुत खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ चांदनी की इस हरकत पर चांदनी की देवरानी शोभा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। बस, बहुत हो गया दीदी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी नालायक सहेलियों के सामने बेकार का दिखावा करने के लिए तुम जेठ जी की इतनी बेइज्जती कर रही हो। शोभा की बातें सुनकर चांदनी की सभी सहेलियां एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। तभी शोभा चांदनी की सभी सहेलियों को जमकर डांट लगाती है। शोभा का गुस्सा देखकर उसकी सभी सहेलियां घबराकर वहां से भाग निकलती है। इस बात पर चांदनी गुस्से से दिल मिला जाती है और शोभा को भला बुरा कहते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ चांदनी का पति राहत की सांस लेता है। इस शोभा की बच्ची ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। इसकी वजह से मेरी जन्मदिन की पार्टी बर्बाद हो गई। लेकिन मेरा नाम भी चांदनी है। अगले महीने शोभा का जन्मदिन है ना। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसे उसके देवता याद आ जाएंगे। इस तरह चांदनी बदली की आग में जलने लगती है। फिर दिन बीतने के साथ साथ शोभा का जन्मदिन भी आ जाता है। शोभा अपने जन्मदिन पर कोई तामझाम नहीं करती थी। वो बहुत ही सीधे साधे तरीके से अपना जन्मदिन मनाया करती थी। सारी तैयारी हो जाने के बाद शोभा का ऑर्डर किया हुआ केक भी आ जाता है। घर के नौकरानी हॉल में बीचों बीच केक को रखकर दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती है। तभी मौका देखकर चांदनी एक बिजली का तार केक के साथ जोड़ देती है। अब देखती हूँ मेरी इस चाल से शोभा कैसे बचती है।
वो जैसे ही इस केक को काटने की कोशिश करेगी, तब जोरदार का बिजली का झटका लगेगा और उसकी आंखें सीधे अस्पताल में खुलेगी। थोड़ी देर के बाद शोभा के बुलाए हुए मेहमान घर पर आ जाते हैं। शोभा केक काटना शुरू कर देती है, लेकिन उसे बिजली का झटका नहीं लगता। ये देखकर चांदनी को बड़ी हैरानी होती है। अरे ये क्या, इसे बिजली का झटका क्यों नहीं लगा? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। चांदनी बिजली के बोर्ड पर लगे तार को हिलाना डुलाना शुरू कर देती है, लेकिन तभी अचानक उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। मर गई रे मर गई, मेरी कमर टूट गई। चांदनी को रोते चिल्लाते देख सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये क्या बहू, अचानक तेरी ये हालत कैसे हो गई? लगता है मेम साहब ने इस बिजली के तार को पकड़ लिया था। लेकिन तभी सभी की नजर उस बिजली के तार पर पड़ती है, जिसका दूसरा सिरा केक के टेबल के पास दिखाई दे रहा था। ये सब क्या है? केक के पास बिजली का तार क्या कर रहा है? मैं समझ गई मम्मी जी, दीदी मुझे बिजली का झटका देकर मारना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो उसी गड्ढे में खुद गिर जाता है। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। मैं इस चांदनी को समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अरे चांदनी बहू, बेकार का घमंड छोड़ दे। देवरानी जेठानी को हमेशा बहनों की तरह मिलकर रहना चाहिए। लोगों के सामने चांदनी अनीता से सहमति जताते हुए अपना सर हिलाने लगती है। चलो अच्छा हुआ, चांदनी मेम साहब को उनके किए का सबक मिल गया। अब ये दोबारा कभी इस तरह की गलती नहीं करेंगी। दूसरी तरफ अपने कमरे में पहुंचती ही चांदनी का बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है। उस बुढ़िया को क्या लगा कि मामूली सा बिजली का झटका खाने से मैं अपना स्वभाव बदल दूंगी? अरे देवरानी और जेठानी सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, जो आपस में कभी नहीं मिल सकती। दिल्ली शहर में गायत्री और ममता नाम की दो पक्की सहेली रहती थी, लेकिन दोनों अपनी अपनी बहुओं से बड़ी परेशान रहती थी। गायत्री ममता दोनों एक दूसरे की बहू को दुनिया की सबसे अच्छी और गुणवान बहू समझती थी। दोनों एक दिन मंदिर पूजा करने जाती हैं। अरे कुछ मत पूछ गायत्री, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मेरी बहू सुधा से मैं तंग आ गई हूँ। तू बड़ी किस्मत वाली है जो तुझे रीटा जैसी बहू मिली। बड़ी नेक बच्ची है। ठेंगा, तुझे नहीं पता महारानी के कितने नखरे हैं। तू तो बेकार में अपनी बहू सुधा को कोसती रहती है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसे अपनी बहू बना लेती। अरे रहने दे, कुछ दिन तू मेरे घर में गुजार के देख, तब तुझे पता चलेगा। मैं भी तुझसे यही कहने वाली थी। दोनों की बहस सुनकर मंदिर के भगवान कहते हैं, अरे आप दोनों झगड़ा मत करो। मैं कुछ दिनों के लिए आप दोनों की जगह बदल देता हूँ। गायत्री, आप ममता की बहू की सास बन जाएंगी और ममता आप गायत्री की बहू की सास बन जाएंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? भगवान जी, आप मजाक कर रहे हैं ना? हम कभी मजाक नहीं करते। फिर सोचना क्या भगवान जी, जल्दी से अपना चमत्कार दिखाइए और मुझे गायत्री की बहू की सास बनाइए। तथास्तु। फिर अगली सुबह जब ममता की आंख खुलती है तो ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म कॉफी और आपका मनपसंद नाश्ता। अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया। गायत्री की बहू मुझे अपनी सास समझ रही है। नाश्ते की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, कितना स्वादिष्ट नाश्ता है। फिर दोपहर को, अरे माँ जी, आज आप इस तरह उंगलियां चाट चाट कर खाना क्यों खा रही हैं? आराम से खाइए।
अरे कुछ मत बोल बहू, इतना अच्छा खाना आज जिंदगी में पहली बार खाने को मिला है। कैसी बात कर रही हैं माँ जी? रोज यही खाना तो खाती हैं आप। अब क्या कहूँ, गायत्री की बहू कितना अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए गायत्री खा खा के मोटी हो गई है। और गायत्री जब देखो तब अपनी बहू की बुराई करती रहती थी। गायत्री जैसी बेवकूफ औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। दूसरी तरफ ममता के घर पर हे भगवान, मैं कोई गाय भैंस हूँ जो ममता की बहू मेरे सामने ये घास फूस रख के चली गई। अब समझ में आया कि रोज इतना बेस्वाद खाना खा खा के ममता की क्या हालत होती होगी। बेचारी ममता। उसी शाम, अरे माँ जी, 5 बज गए और आप अभी तक खरीदारी करने बाजार नहीं गई? अरे कौन सी खरीदारी, क्या कह रही है तू? अरे आज आपको क्या हो गया है? भूल गई हैं क्या? हम दोनों ने अपना अपना काम बांट रखा है। बाजार से खरीदारी करना और दूसरे काम आपके हिस्से हैं। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। बाजार से खरीदारी करके लौट रही ममता थक कर रास्ते के किनारे बैठ जाती है। हाय मर गई रे, उई माँ मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे ये गायत्री की बहू तो बड़ी चालू है, जितना अच्छा खाना खिलाती है उतनी ही अच्छी मेहनत भी करवा लेती है। मेरी तो नानी याद दिला दी। लेकिन गायत्री ममता के घर पर आराम से बैठी टीवी सीरियल के मजे ले रही होती है। यहाँ तो मेरी मौज है, कुछ काम ही नहीं करना पड़ता। हाँ ये बात और है कि ममता की बहू खाना अच्छा नहीं बनाती, लेकिन इस घर में आराम भरपूर करने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे गायत्री और ममता दोनों ही अपनी इस नई जिंदगी से ऊब जाती हैं। अरे नहीं, मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। इतनी दूर बाजार जाओ, फिर कुली की तरह सारा सामान उठा कर लाओ। अरे इतनी मेहनत तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की। मेरी बहू सबसे अच्छी बहू है, कम से कम मुझसे इस तरह मजदूरों की तरह काम तो नहीं करवाती। उधर गायत्री का भी यही हाल होता है। अरे अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोज वही बेस्वाद खाना खा के मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे आग लगे ऐसे आराम की जिंदगी को। मेरी बहू मुझसे काम करवाती थी, लेकिन स्वादिष्ट खाना भी तो खिलाती थी। मैं तो एक ही बात जानती हूँ, जान है तो जहान है, और मेरी बहू महान है। इस तरह दोनों की गलतफहमी दूर हो जाती है और उन्हें अपनी बहू की अहमियत समझ में आ जाती है। फिर अगली सुबह दोनों मंदिर पहुंचती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि सब कुछ पहले जैसा कर दे। चलो भाई ठीक है, हम सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। हम जानते थे कि तुम दोनों कुछ ही दिनों में सबक सीख जाओगी। तथास्तु। इस तरह सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाता है। ममता और गायत्री दोनों अपनी बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। शिक्षा, पड़ोस की थाली के लड्डू हमेशा कुछ ज्यादा ही मीठे दिखाई देते हैं। वैसे तो राधा ससुराल में सबसे बड़ी थी, पर एक एक कर उसकी 2 देवरानियां और आती जाती हैं और वो बन जाती है सबसे बड़ी बहू। अरे राधा, तू तो सबसे बड़ी बहू है घर की। अगर तू ही सर पर पल्ला नहीं रखेगी तो बाकी की 2 भी यही करेंगी ना। जी माँ जी, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। राधा अब सर पर पल्ला कर घर का सारा काम किया करती थी। एक दिन फिर सासू से कहती है, राधा, कल पूरा परिवार कुलदेवी के मंदिर पूजा करने के लिए जाएगा। तू बड़ी बहू है, अच्छे से सारे पकवान खुद बनाकर समय से तैयार हो जाना। पूजा पर भी तुझे ही बैठना है, तो कल जरा जल्दी उठ जाना।
अगले दिन अंधेरे में उठ राधा पूरा काम कर समय पर तैयार होकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे राधा, बाकी के सारे लोग कहाँ हैं? अब पता नहीं माँ जी, मैं तो सारे काम निपटा कर तैयार हो गई हूँ। तभी वहाँ राधा का पति आ जाता है। माँ, राधा आज 4 बजे से उठी है, चलो जल्दी से पूजा करके आते हैं, फिर वो थोड़ा आराम कर लेगी। अरे वाह, जोरू का गुलाम। अरे ये दिख रहा है कि 4 बजे से उठी है, ये नहीं दिख रहा कि अकेली खड़ी है। 2 बहुएं और है, उन्हें कौन तैयार करवाएगा? बड़ी बहू है, घर की कोई जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। तभी वहाँ बीच वाली बहू आ जाती है। अरे बेटा, तो तैयार नहीं हुई? कुल देवी के मंदिर जाना है ना? अरे माँ जी, बताया था राधा भाभी ने कल, लेकिन मेरे सर में ना दर्द है। रात फिल्म देखकर थक गए थे। एक काम करिए, आप लोग चले जाएं, मैं नहीं आ पाऊंगी। और हाँ राधा भाभी, किचन में कुछ खाने को तो है ना? ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही सास का पारा 7वें आसमान में चला जाता है। देखा देखा, अरे कौवे की तरह काव काव करके चली गई, और इसकी जिम्मेदार है ये। फिर वो राधा की तरफ देखकर कहती है, ये राधा खुद तो कोई संस्कार लेकर नहीं आई, मेरे घर को नरक बना रखा है, नरक। ये सुनकर राधा के पति को गुस्सा आ जाता है। माँ, मैं आपकी पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं राधा का भी सम्मान करता हूँ। क्या सारा दिन बड़ी बड़ी करती रहती हैं? आपकी बड़ी बहू अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी, ये याद है ना आपको? क्या थी वो मैं नहीं जानती, लेकिन क्या है ये इसे मैं भूलने नहीं दूंगी। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है। राधा बैठकर रोने लगती है कि तभी सबसे छोटी बहू वहाँ आ जाती है। छोटी बहू, जो अपने घर में सबसे बड़ी थी, वो उसे कहती है, दीदी, आप क्यों रो रही हैं? आपने तो हमेशा माँ जी की बात मानी है, हमें बड़ी माँ जैसा प्यार दिया है, लेकिन अब जब बात आपके सम्मान की है तो हम लोग आपको यूँ रोने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो राधा के पति को कुछ कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सास, अरे राधा, क्या हो गया? 10 बज गए हैं, कहाँ मर गई? कोई मुझे खाने को देगा? तभी वहाँ मजली बहू भी आ जाती है। ओहो, मुझे भी तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को आज बना नहीं। राधा थोड़ी देर वहाँ नहीं आती है तो सास उसके कमरे में जाती है जहाँ राधा होती नहीं। अरे मोहन, राधा कहाँ है? आज सुबह से उसका चेहरा नहीं देखा, सो रही है क्या? अरे वो सोती ही रहेगी तो बाकी की 2 भी सोती रहेंगी, फिर तो लो चल पड़ा घर। माँ, घर का बड़ा होने के नाते मैं अपना फर्ज अच्छे से पूरा कर रहा हूँ। राधा भी बड़ी बहू की पूरी जिम्मेदारियाँ उठा रही थी, लेकिन वो अब आपके ताने को लेकर काफ़ी परेशान होकर कहीं चली गई है। अरे जाए मर्जी, जहाँ जाना हो। मेरे पास 2 और बहुएं हैं, किसी बात की कमी नहीं है मुझे। मैंने तो बस संस्कार देने की कोशिश की थी। अरे मजली बहू, जरा खाना खिला, जल्दी से भूख लगी है। माँ जी, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। आपने हमेशा राधा भाभी से काम कराया, मैं नहीं बना सकती खाना। अरे तू तो राधा के भरोसे ही इस घर में टिकी है। अरे कुछ तो बनाना आता होगा ना? ना अम्मा जी ना, कुछ नहीं। घर में मैं ना सबसे छोटी थी तो माँ ने कभी काम कराया ही नहीं। अरे छोटी तो राधा भी थी, लेकिन मजाल है कि उसे कोई काम ना आता हो। मैंने तो उसे कुछ नहीं सिखाया, फिर भी पूरा घर कायदे से संभाला था उसने। तभी वहाँ छोटी बहू आ जाती है। माँ जी, अब राधा दीदी की तारीफ करके क्या फ़ायदा? जब तक वो थी आप उन्हें खरी खोटी सुनाती, सब आराम करते और वो सारा दिन काम करती, और वो भी अकेले।
क्योंकि वो बड़ी बहू है। अरे बहू बड़ी हो या छोटी हो, इंसान तो इंसान ही होता है ना माँ जी। उसे भी प्रशंसा सुनने का मन करता है। और ससुराल में अगर वो पति की माँ का सुनकर सारा काम करती भी है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे माँ का दर्जा देती है। माँ की तरह आपने हमेशा उन्हें डांटा, लेकिन क्या कभी माँ की तरह प्यार भी किया? तू सही कह रही है छोटी, लेकिन अब क्या करे? तभी वहाँ राधा आ जाती है। अरे माँ जी, मुझे ना आज सुबह ही कुलदेवी के मंदिर जाना पड़ गया। माफ़ करिए, मैं बताना भूल गई। पिताजी के लिए पूजा थी ना आज। अरे बेटा राधा, यहाँ बेटा मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बड़ी बड़ी बोलकर मैंने तुझे तो बड़ा कर दिया, लेकिन पूरा घर तेरे सामने छोटा पड़ गया। मुझे माफ़ कर दे बेटा। और हाँ, आज से घर का सारा काम सब मिलकर करेंगे। मैं क्या करूँ ये मुझे बता देना। हाँ बेटा। शीतल बड़े परिवार से शादी करके शांतनु के घर आई थी। शीतल के पिताजी शहर के बड़े नाम वाले लोगों में से थे, मगर शीतल की परवरिश उन्होंने इतने अच्छे से की थी कि शीतल पर अपने पिताजी के पैसों का घमंड बिल्कुल भी नहीं था। शीतल ससुराल में हमेशा शालीनता से रहती और ज़्यादा बोलती भी नहीं। शीतल इतना दहेज लेकर आई थी कि शांतनु के घर वाले भी रईस हो गए थे। इसीलिए सास ससुर ने शीतल का नाम बदलकर उसे लक्ष्मी कहना शुरू कर दिया था। घर की लक्ष्मी है हमारी शीतल, इसका नाम तो लक्ष्मी ही रख देते हैं। हाँ हाँ, जब से आई है घरवारा न्यारा हो गया है। साइकिल से घूमते थे पहले, अब कार से नहीं उतरते हम। चटाई पर बैठकर खाना खाते थे, पर अब तो डाइनिंग टेबल पर खाए बिना खाना पचता नहीं। धोबी पछाड़ कपड़े धुलवाती थी तुम मुझसे, पर बहू के आते ही वॉशिंग मशीन आ गई है, तो मैं तो 5 साल ज़्यादा जी लूँगा। अरे बस बस, उसकी तारीफ करने के चक्कर में मेरी बुराई तो मत करो। शीतल अब लक्ष्मी हो चुकी थी। शीतल ने अपने पिताजी की पहचान से सिफारिश करवाकर शांतनु की एक बड़ी नौकरी लगवा दी थी। माँ, प्रमोशन होने वाला है मेरा। अरे मेरी आंखों का तारा अब चमकता सितारा हो गया है। नाम रोशन कर दिया बेटा, 1 साल में ही प्रमोशन। अरे वाह जी वाह। माँ, सब लक्ष्मी के पिताजी और लक्ष्मी की वजह से हुआ है। अरे लक्ष्मी तो है ही शुभ, पर बेटा तेरी मेहनत की भी तो दाद देनी पड़ेगी ना। मेहनत? 11 बजे ऑफिस जाना होता है, पर ये पहुंचता है 1 बजे। 8 बजे ऑफिस छूटता है, पर ये तो घर आ जाता है 6 बजे। अरे कई बार तो घर पर टीवी देखने के लिए ऑफिस में बीमारी का बहाना बना लेता है। मेहनत बहुत करता है तुम्हारा बेटा। बहू के पिताजी की पहचान नहीं होती ना, तो लाड साहब को नौकरी से निकाल दिया होता अब तक। अरे चुप करो जी, बहू की तारीफ के चक्कर में मेरे बेटे की बुराई करने लग जाते हो। ससुर जी की बातें सही थी। ये बात लक्ष्मी की सास भी जानती थी, शांतनु भी जानता था और लक्ष्मी भी, क्योंकि जितना आलसी शांतनु है उसका प्रमोशन होना नहीं चाहिए था। पर लक्ष्मी के पिताजी का रौब इतना था कि शांतनु को कोई ऑफिस में कुछ कहता नहीं था। ऑफिस में भी शांतनु ने अपनी आलस की दुकान खोल ली थी। अरे यार, चाय लेकर आओ कोई, काम वाम तो होता रहेगा। ऑफिस में बिस्तर की व्यवस्था होनी चाहिए। आदमी आराम करेगा तभी तो अच्छे से काम करेगा ना। काम कभी खत्म थोड़ा होता है, लेकिन जिंदगी तो खत्म हो रही है, इसलिए जीने पे ध्यान लगाओ, काम पे नहीं। किसी को भी शांतनु का ये एटीट्यूड रास नहीं आता था, पर शांतनु के ससुर ने कंपनी में इतने पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे कि शांतनु को कोई कुछ बोलने से पहले लोगों को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगता। लेकिन इस समस्या से बड़ी एक समस्या थी लक्ष्मी के साथ। सास ने उसका नाम तो लक्ष्मी रख दिया था, लेकिन उसके साथ बर्ताव बुरा करने लगी थी।
उन्हें लगता घर में आ रहा पैसा उनकी किस्मत और हक का है। अरे लक्ष्मी के पिताजी ने उसके लिए जेवर दिए हैं। तुम्हें राहुल के लिए नई कार खरीदना है तो कम से कम एक बार लक्ष्मी से पूछ तो लो कि उसे अपने जेवर देने हैं या नहीं। अरे सुनो जी, लक्ष्मी का काम होता है घर में आना, घर चलाना नहीं। और राहुल मेरा सबसे छोटा बेटा है, लाड़ से पला है। उसने बोला कि कॉलेज कार से जाएगा तो जाएगा। अरे तुम उसको हवाई जहाज से भेजो, पर लक्ष्मी के जेवर बेचकर मत भेजो। कोई बात नहीं ससुर जी, देवर जी के काम आ रहे हैं ना मेरे जेवर, तो अच्छा ही है। वैसे भी मैं पहनती कहाँ हूँ। हाँ, पहनती तो तुम्हारी सास है, जैसे उसी के बाप जी अब उसी के पिताजी ने बनवाए हो। लक्ष्मी के जेवर बेचकर दूसरे शहर में पढ़ रहे अपने छोटे बेटे राहुल को सास नई कार दिलवा देती है। ऐसे कई मौक़ों पर ससुर जी सास से लक्ष्मी की भलाई की बात तो करते हैं, लेकिन लक्ष्मी ही सास की बात की तरफदारी कर देती। एफडी तुड़वा देते हैं बहू की, एक घर ले लेंगे। घर क्यों लेना है? अरे शांतनु की शादी तो हो गई, राहुल की भी शादी करनी पड़ेगी ना कुछ सालों में। लड़की वाले देखेंगे कि 2 घर है तो अलग ही प्रभाव पड़ेगा अपना। अरे राहुल की नौकरी लग जाने दो, खुद ही खरीद लेगा कमाकर। मैंने भी तो खुद से कमाकर घर बनाया था, तुम्हारी एफडी तो नहीं तुड़वाई थी मैंने। अरे मेरी तो एफडी थी ही नहीं। वही तो, तुम्हारी तो तब भी एफडी नहीं थी और अब भी नहीं है। ये एफडी तो लक्ष्मी बहू की है और उसे तुम क्यों तोड़ना चाहती हो, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा। ससुर जी, मेरा जो कुछ भी है सब सासू माँ का ही है ना। मेरी एफडी घर में ही काम आ रही है, तोड़ लेने दीजिए ना। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। एफडी और जेवर बाद में काम आने वाली चीज़ें होती है, भविष्य का किसी को पता नहीं। पर तुम अपनी सास की मन मर्जी क्या कहा? मन मर्जी का पालन करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। लक्ष्मी सास को एफडी तोड़ने देती है, पर सास का बर्ताव लक्ष्मी से अच्छा होने की जगह बिगड़ता ही जाता है। माँ जी, तिजोरी की चाबी दीजिए ना, कुछ काम की पेपर्स रखने हैं। क्या कहा? मुझे दे दो पेपर्स, मैं ही रख दूंगी। तिजोरी के पास ज्यादा लोगों को नहीं जाना चाहिए। माँ जी, मेरे चाचा का परिवार यहाँ एक शादी में आ रहा है, अपने दूसरे घर में रुकवा दें उनको 2 हफ्ते के लिए। अरे इतना पैसा है, फिर भी होटल के पैसे बचाने की जुगाड़ में है वो लोग। मना कर दे बहू, घर कोई धर्मशाला थोड़ी ना है। रोज कोई ऐसी घटना घटने लगी जिससे लक्ष्मी की निराशा बढ़ती गई। एक दिन सास ससुर टीवी देख रहे होते हैं। माँ जी, मुझे अपने मायके जाना है, मेरे पास जेवर नहीं है। मेरी माँ ने कहा है कि पहन कर आना, मेरे छोटे भाई को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। अरे इतने पैसे हैं तुम्हारे पिताजी के पास, इतना नाम चलता है, कोई भी जेवर दे देगा। अरे अपनी माँ से ही मांग लेना। आप ही तो मेरी माँ है ना सासू माँ, और मैंने आपको अपने जेवर दे दिए थे, जिसके बारे मैंने आपसे कभी कुछ नहीं पूछा। आप मुझे क्या पहनने के लिए एक दिन भी जेवर नहीं दे सकती? जी, टीवी बंद कर दो और इसी को देख लो, क्या डायलॉग पर डायलॉग मार रही है बहू। एक और सुनाना, कोई करारा वाला डायलॉग। लक्ष्मी बालकनी में जाकर रोने लगती है। ससुर जी लक्ष्मी के पीछे जाते हैं और कहते हैं, बेटा बोलोगी नहीं ना तो आवाज दबाएंगे ये लोग, सहती जाओगी तो जुल्म करते जाएंगे लोग। दुनिया की यही फितरत होती है। मैं तुम्हारी वकालत इसलिए करता था क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें अपनी अच्छाई के कारण ही रोना पड़ेगा। पर मैं कर ही क्या सकती हूँ। 1 हफ्ते बाद नवरात्रि है, पहले दिन पूजा होगी हमारे यहाँ। कहते हैं दुर्गा के 9 रूप थे। बेटा तुम हमेशा लक्ष्मी तो नहीं बने रह सकती, रूप तो बदलना पड़ेगा। और डायलॉग तुम अच्छे बोल ही लेती हो, अभी सुना मैंने, तो आगे तो तुम समझदार हो।
ससुर जी लक्ष्मी को आधी बात समझाकर वहां से चले गए। अगले हफ्ते घरवाले नवरात्रि के पहले दिन अपनी कुल माता काली देवी की पूजा कर रहे होते हैं। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। घर में सब कुछ है माँ, तुम भी आ जाओ, घर से बुरी बलाएं टल जाएगी। इतने में ही लक्ष्मी के हाथ से प्रसाद की थाली गिर जाती है और वो कमरे में घूम घूम के नाचने लगती है। आ गई, मैं आ गई। लक्ष्मी की जुबान बाहर निकल जाती है। घर वाले डर जाते हैं। कमरे के सामान गिराती हुई लक्ष्मी झटके से काली माता की तस्वीर के सामने गिर जाती है। कौन आ गई लक्ष्मी? लक्ष्मी नहीं, काली, तूने बुलाया था ना बुरी बला टालने के लिए। ले, आ गई मैं, ले। जय काली माँ, आप लक्ष्मी को क्यों आई? मैंने सच में थोड़ी ना बुलाया था, बोलने के लिए बुलाया था। लक्ष्मी काली भी बन सकती है, लक्ष्मी काली भी बन सकती है। बुरी बला टालने आई हूँ, बुरी बला टालने आई हूँ मैं। क्या बुरी बला है घर में माँ? तू तेरे कारण तूने घर की लक्ष्मी से सब ले लिया और उसे क्या दिया? सब उसी का है माँ। हाँ, पर काम तेरे आता है। मैं क्या करूँ माँ, बताइए मैं क्या करूँ? अपने पति की सुन, अपने पति की सुन। मैं गई। लक्ष्मी थोड़ी देर आंखें बंद करके वहां पड़ी रहती है। शांतनु उसके चेहरे पर पानी की छींटे डालकर उसे जगाता है। मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ मैं? इस सामान किसने तोड़ा? सब समझ जाते हैं कि लक्ष्मी को काली माता आई थी और लक्ष्मी को पता भी नहीं चला। पति की बात मानने को कहा है। बोलो जी, क्या करूं मैं? पहले तो लक्ष्मी का नाम वापस शीतल रख दो, वरना ये कभी भी माँ लक्ष्मी से काली बन जाएगी। शीतल नाम रहा तो शीतलता रहेगी। लक्ष्मी यानी शीतल को अपने जेवर दे दो। तिजोरी की चाबी भी देना शुरू करो और सबसे जरूरी बात, उसे इज्जत देना शुरू कर दो, समझी? ससुर की आइडिया और बहू की एक्टिंग की वजह से सास की अकल ठिकाने आ जाती है और शीतल को घर में सबके बराबर इज्जत मिलने लगती है।